डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे पेपर्स की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट डे की जो फिज़िक्स है उसमें चैप्टर नंबर 7 जो है उसका हमने ओवरव्यू जो है लेना है। एक जायज़ा लेंगे हम उस चैप्टर का ओवरऑल, ताकि हमारे जो चैप्टर के अंदर से आने वाले जो पॉइंट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, वो हम इजीली उसको एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है ऑसिलेशंस के बारे में है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ऑसिलेशन जो है वो क्या होती हैं। तो ऑसिलेशन जो है, कोई पार्टिकल जो है उसकी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट अ मीन पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेशंस। क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट मीन पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेशंस। जब कोई बॉडी इस तरह की मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है तो हम कहते हैं कि वो उसकी जो मोशन है वो ऑसिलेटरी है या वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो बॉडी है अपनी इस मोशन को एक मखसूस टाइम इंटरवल के बाद या पीरियड के बाद जो है वो रिपीट कर रही होती है। ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल भी हैं जो हम लाइफ में देखते हैं। मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है, उसके साथ हमने मास को अटैच किया हुआ है और हम उस मास को पुल करके या उसको प्रेस करके छोड़ देते हैं, तो वो मास जो है वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द जो है वो अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देगी। या इसी तरह एक और एग्जांपल जो है सिंपल पेंडुलम की, कि उसकी बॉब को हम थोड़ा अपनी जो रेस्ट पोजीशन है, मीन पोजीशन है, उससे हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और लेके जाएंगे टुवर्ड्स राइट या लेफ़्ट और फिर हम छोड़ दें, तो ये अपनी मोशन को मखसूस टाइम पीरियड के बाद जो है वो रिपीट करना शुरू कर देगी और इसके अंदर जो है ऑसिलेशंस पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो इसे हम कहते हैं कि ये उसकी ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है और ये वर्टिकली हैंग्ड मास स्प्रिंग सिस्टम है। तो इसकी एक और एग्जांपल जो है वो एक डिश है, जो कि एक डायग्राम डी के अंदर आपको नज़र आ रही है। स्टील की डिश है, उसके अंदर एक बॉल को रखा हुआ है हमने। तो स्टील की बॉल है और एक कर्व डिश है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टील बॉल जो है रोलिंग इन अ कर्व डिश। ठीक है। तो इस तरह की अगर एग्जांपल हो तो उसमें कर्व डिश के अंदर बॉल जो है वो उसको हम हल्का सा झटक देंगे तो वो उस डिश के अंदर जो है वो टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे देखें आप, लोहे की एक पतरी है, इसको हम हल्का सा वाइब्रेट करवाएंगे तो वो उसकी मोशन जो है उसको भी उसके अंदर ऑसिलेशंस पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। एक स्टील का रोलर, जैसे मैंने बताया भी आपको कि उसको हम एक साइड से क्लैंप कर दें, एक साइड से इसको हम किसी चीज़ से अटैच कर दें और उसके फ्री एंड को हम डिस्प्लेस करें साइड वाइज, तो उसके अंदर भी ऑसिलेशन जो है पैदा होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑसिलेशन जो है वो क्या होती हैं, या उसकी कुछ एग्जांपल दें अपनी डेली लाइफ में, तो ये आपने इसमें बताना है। ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गई। उसके बाद ये बता चुकी हूँ आपको कि जो ऑसिलेशंस होती हैं उनको हम पीरियोडिक वाइब्रेशंस भी कह सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसको आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो याद करनी है। जैसा कि आपकी चैप्टर के अंदर, बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ऑसिलेशंस एट एनी इंस्टेंट ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी जो इसकी क्वेश्चन है वो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो ये है ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना ज़्यादा उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन होगा। और नेगेटिव साइन साथ लाजमी है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है उस बॉडी का दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये आपने इसकी क्वेश्चन जो है वो याद करनी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू माइनस के आर जो है वो क्या है, ये हुक्स लॉ है। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसके अंदर एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और एफ आर जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि नेगेटिव में आई हुई है। अगर हम हुक्स लॉ की बात करते हैं तो वो एफ इज इक्वल टू सिंपल के एक्स होता है। ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसमें माइनस का साइन होगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमारी अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट होती है। तो स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड कर रही होती है, तो वो भी आपने इसमें लाजमी पढ़ने हैं। एक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो फैक्टर्स काज कर रहे होते हैं, जो लाजमी इसमें होते हैं, होने चाहिए, उसके बगैर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो नहीं हो सकती। तो दो चीज़ें हैं, एक इनर्शिया है और एक जो है रिस्टोरिंग फोर्स है। इनर्शिया जो है वो बॉडी की मोशन को मेंटेन रखेगी, यानी कि अगर देखें आप, जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि 3 डायग्राम्स हैं ABC। तो हमने ए डायग्राम के अंदर जो आप देख सकते हैं कि बॉडी जो है वो मीन पोजीशन ओ पर है। ठीक है। ये रेस्ट कंडीशन में है। और बी डायग्राम में हम इसको लेके आए हैं, हमने अप्लाइड फोर्स लगाई है इसके ऊपर और इस मास एम को हमने एट पॉइंट बी जो है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक हम इसको स्ट्रेच किया है।
तो हमने अप्लाइड फोर्स लगाई है, सपोज हमारी फोर्स अगर पॉजिटिव है तो फिर स्प्रिंग की जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो इस बॉडी को लेके आएगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन पर पहुंचकर आप देख सकते हैं कि जो थर्ड डायग्राम है, मीन पोजीशन पर पहुंचकर बॉडी जो है मास एम वो स्टॉप नहीं हुई, रुकी नहीं है, बल्कि ड्यू टू इनर्शिया वो आगे चली गई है टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन ए प्राइम। एक जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है वो ए है, दूसरी जो है वो ए प्राइम है। तो इन दोनों पोजीशन के दरमियान में जो बॉडी है वो अपनी मोशन को रिपीट करती है और ऑसिलेट करती है। तो एट पॉइंट ओ जब ये वापस जा रही थी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, ये रुकी नहीं है, ड्यू टू इनर्शिया ये आगे गई है टूवर्ड्स पॉइंट ए प्राइम या ए डैश। तो इसमें यहाँ तक पहुँच कर तो फिर इसको वापस कौन लेके आएगा टूवर्ड्स ओ, वो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है, एफ आर लिखा हुआ है जो, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बॉडी को पॉइंट ए से या पॉइंट ए जो प्राइम है वहाँ से लेके आएगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और जब बॉडी मीन पोजीशन में पहुँचेगी तो ड्यू टू इनर्शिया वो आगे चली जाएगी, वो रुकेगी नहीं। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं मीन पोजीशन में आके आगे जाने वाला यानी इनर्शिया वाला और रिस्टोरिंग फोर्स वाला, ये दो फैक्टर्स जो हैं वो लाजमी हैं, जो कि जिनके बगैर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो नहीं हो सकती। तो आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं कि कौन से दो फैक्टर्स हैं, कौन से दो कंडीशंस हैं जिन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो डिपेंड करती है। तो आपने यही दो फैक्टर जो है बताने हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसकी डेफिनेशन आपने करनी है, उसके बाद इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो एम्पलीट्यूड की आपने इसकी जो डेफिनेशन है वो करनी है कि मीन पोजीशन से जो पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में वो इसका एम्पलीट्यूड होगा। और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, वो है। तो इसमें एक वाइब्रेशन की डेफिनेशन जो है पूछ सकते हैं आपसे कि वाइब्रेशन क्या होती है, इसको डिफाइन करें। तो इसमें यह है कि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ बॉडी इन मोशन। तो जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है, टू एंड फ्रोस की मोशन हो रही है, ऑसिलेट कर रही है या वाइब्रेट कर रही है, तो उसका एक पूरा चक्कर जहाँ से उसने मोशन स्टार्ट की वहाँ से लेकर दूसरी एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगी और फिर वापस जो है वो मीन पोजीशन से गुजर के तो फर्स्ट जो एक्सट्रीम पोजीशन था उस पर वापस आएगी अपनी असल जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ तक। तो ये कंप्लीट चक्कर हो गया उसका, कंप्लीट उसका राउंड ट्रिप हो गया। तो दैट कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। उसके बाद टाइम पीरियड क्या है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ये हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है कि फ्रीक्वेंसी जो है एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन जो है वो एक बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है। ये फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एग्जीक्यूटेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड एंड एक्सप्रेस्ड एज वाइब्रेशंस पर सेकंड या वाइब्रेशंस पर साइकिल या वाइब्रेशंस पर सेकंड्स या सिंपली हर्ट्स। ये इसकी यूनिट्स है, आपने यूनिट्स भी याद करनी है और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी करनी है। और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का आपस में जो रिलेशन है एफ इज इक्वल टू 1/t है, ये आपने करना है। उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो उसको ओमेगा से शो करते हैं। जब भी कोई बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है एग्जीक्यूट कर रही हो, जो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा होगी। ये आपने दोनों चीज़ें मिक्स नहीं करनी। आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी है ओमेगा, और यहाँ वाइब्रेटरी मोशन में आप लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पढ़ रहे हैं, दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t एंड 1/t इज इक्वल टू एफ, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो ये क्वेश्चन आपने याद करनी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने याद करना है। ये सर्कुलर मोशन की जो है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन, इनको आपस में कंपेयर किया हुआ है। तो इसके अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है पेपर में। आपके कॉन्सेप्शनल जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपने डायग्राम बना के या वैसे कुछ पॉइंट्स पे बताना होगा कि T/4 पे उसकी मोशन जो है वो किस टाइप की होगी इनकी चौथाई टाइम पीरियड गुजरने के बाद, ठीक है। कि अगर उसने एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी मोशन को स्टार्ट किया है तो T/4 के बाद वो मीन पोजीशन में पहुंचेगी, और फिर जो नेक्स्ट T/4 होगा तो वो दोबारा अदर एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाएगी। तो वो आपका हाफ जो टाइम पीरियड है T/2 कंप्लीट हो गया। फिर अदर एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा आएगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो वो आपका 3T/4 कंप्लीट हो गया। फिर दोबारा फर्स्ट जो जहाँ से स्टार्ट की थी उसने मोशन जो एक्सट्रीम पोजीशन थी वहाँ तक आएगी, तो कंप्लीट टाइम पीरियड जो है इसका पूरा हो गया। तो इसके बारे में भी आपने कुछ इसको समझ के थोड़ा सा देख लेना है, ताकि कोई कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन जो आता है आपको तो वो आपको आता हो। फिर जो डिस्प्लेसमेंट है इसका एक्स, कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है उसका फार्मूला क्या है, x इक्वल टू x0 sin ωt। x0 जो है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, और मेगा इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो ये इसका फार्मूला जो है आपने याद करना है। यहाँ से ये भी शो हो रहा है कि जो डिफरेंट पॉइंट्स पर x की वैल्यू क्या होगी, कि अगर इसमें ओमेगा टी या थीटा जो है वो सेम चीज़ है। ये इसका फेज़ है जो कि ये शो करते हैं कि पार्टिकल जो है किस टाइम पे किस पॉइंट पर है,
ठीक है। यहाँ पे अगर आप थीटा की या मेगा टी की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू 0 आती है, और थीटा की जगह पे आप अगर पुट करते हैं डिफरेंट मतलब एंगल्स पुट करते हैं, सपोज आप 180 पुट करते हैं तो साइन 180 जो है वो 0 होगा, तब भी एक्स की जो वैल्यू है वो 0 होगी। अगर आप थीटा की जगह पे 90 पुट करते हैं तो साइन 91 होता है, तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, एक्स नॉट। तो इसी तरीके से अपने डिफरेंट पॉइंट्स पे इनकी डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं वो अपने निकाल सकते हैं। कोई फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो फिर आपने डिफरेंट जो थीटा की वैल्यू मतलब आपको दी हुई होगी वो पुट करके आपने यहाँ से एक्स की जो वैल्यू है वो निकालनी है। फिर इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू है उसका फार्मूला जो है वो आपने याद करना है इसका कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला भी आपको याद होगा, इससे मुतालिक आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो भी अगर आपको आए तो आप कर सकते हैं। फार्मूला आपको याद होगा तो यहाँ से। तो इसमें अगर आप एक्स की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, यानी बॉडी अगर मीन पोजीशन पे है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मेगा एक्स नॉट आएगी, यानी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और अगर आप बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो एक्स की वैल्यू एक्स नॉट पुट करेंगे इसके अंदर, तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर 0 हो गया, तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 0 होगी। तो ये भी इससे मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आ सकता है, एक्सरसाइज के अंदर भी है ये। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए ताकि आप इसकी जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वेलोसिटी की वो निकाल सकें इसमें। उसके बाद जो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है एट एनी इंस्टेंट, वो भी आपने इसमें फाइंड करना है। तो इसमें भी आपने ये बताना है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर होगा। इसकी जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की, जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो तो जो उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स सेंटर होती है, और जो उसका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ रहा है वो ए इज इक्वल टू माइनस मेगा स्क्वायर एक्स आ रहा है। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है। तो यहाँ पे भी आप डिफरेंट पॉइंट्स पे इसकी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। यानी एक्स की वैल्यू अगर 0 हो, मीन पोजीशन पर बॉडी हो, तो उस केस में एक्स की ए की वैल्यू जो है वो 0 होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स की वैल्यू एक्स नॉट पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस मेगा स्क्वायर एक्स नॉट, यानी उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आएगी। ठीक है। उसके बाद फेज़ के बारे में बता चुकी हूँ आपको कि फेज़ जो है एक्चुअली थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू मेगा टी, जो कि किसी बॉडी की एट एन इंस्टेंट जो है इसकी लोकेशन को शो कर रहा होता है कि वो किस पॉइंट पर है। या आप कह सकते हैं कि एंगल थीटा इज इक्वल टू मेगा टी विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ नोन एज फेज़। यानी किसी भी टाइम टी पर जो बॉडी की कहाँ पे है बॉडी, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट है, उसको शो कर रहा होता है। तो इसमें यह है कि अगर बॉडी जो है स्टार्ट ही, जैसे डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि अगर इसमें 1.01 है और एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी जो है पी इनिशियल पॉइंट है इसका, और एक पॉइंट पी जो है सिंपल है। इनिशियल पॉइंट पी ने फेज एंगल कवर किया हुआ है, जो पॉइंट पी है उसका टोटल जो एंगल बन रहा है विद द एक्स एक्सिस वो मेगा टी प्लस 5 है। तो अगर तो बॉडी जो है वो स्टार्ट ही जो हो रही है यहाँ पे पॉइंट पी जो इनिशियल है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो फिर आफ्टर सम टाइम भी जो उसका फेस कवर होगा वो मेगा टी फेस कवर होगा। तो जो भी हमारे पास इक्वेशंस होती हैं उसके अंदर हमने साइन के साथ ओमेगा टी लिखना है। लेकिन अगर हमारी मोशन जो है वो स्टार्ट ही हमने पॉइंट पी से हो रही है, तो उसका जो टोटल फेज़ है वो ओमेगा टी प्लस 5 है, यानी उसने इनिशियली कुछ फेस कवर किया हुआ है। तो फिर हम देखते हैं कि 5 की वैल्यू कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जो थीटा की वैल्यू जो उसका फेज़ है और डिफरेंट वैल्यू जो है उसकी वो फाइंड करते हैं। यानी कि अगर ये 5 जो है एक्चुअली ये इस तरह का हो कि पी इनिशियल जो है ये डी जो पॉइंट है वहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि बॉडी ने पहले से इनिशियली 90 का फेज़ जो है वो कवर किया हुआ हो, तो उस केस में क्या होता है कि अगर 90 का फेज़ 5 की वैल्यू जो है वो 90 हो, तो बॉडी ने पहले से ही 90 का फेस कवर किया हुआ हो, तो साइन मेगा टी प्लस 90 जो होता है वो कॉस मेगा टी के इक्वल होता है। तो अगर साइन का केस हो फिर तो बॉडी मीन पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट करेगी, लेकिन अगर कॉस का केस हो तो फिर बॉडी जो है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी मोशन जो है स्टार्ट करेगी। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्शनल हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद इसमें जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि पॉइंट पी इनिशियल से इसने मोशन को स्टार्ट किया, तो उसने ऑलरेडी π/2 फेस कवर किया हुआ है, तो फिर उसने उसके बाद आफ्टर टाइम टी ओमेगा टी फेस कवर किया है, तो π/2 और ओमेगा टी दोनों को ऐड करेंगे तो वो कॉस की टर्म में हमारा आंसर आएगा। तो उसका मतलब ये है कि वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी मोशन को स्टार्ट कर रही है बॉडी। उसके बाद जो इसका हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है उसमें भी कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि इसमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, एक्सप्रेशन जो है उसका -k/m इंटू एक्स आ रहा होता है, और अगर आप इसको जो आपने ऊपर सर्कुलर मोशन वाला केस पढ़ा है उसका एक्सेलरेशन जो था वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, यहाँ पे ए जो है वो -k/m एक्स आ रहा है। आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो √k/m निकलती है। तो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू को यूज़ करके टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा इसमें आप ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, तो आप सिंपल हार्मोनिक इसमें मास स्प्रिंग सिस्टम का भी आप जो टाइम पीरियड है वो फाइंड कर सकते हैं 2π/m/k। तो या आप जो इसका
डिस्प्लेसमेंट वाला केस है उसके अंदर भी एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो यहाँ पर भी आप ओमेगा की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका जो ये इसकी वैल्यू आएगी एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन अंडर रूट के ओवर एम इंटू टी। तो ये आपको जो है इजीली आप इनकी वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली जो इनका वेलोसिटी वाला केस है उसमें भी आप देखें कि वी इज इक्वल टू ओमेगा सर्कुलर मोशन में जो इसका एक्सप्रेशन था ओमेगा आ रहा था उसके अंदर ओमेगा इंटू अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी हम ओमेगा की जगह पे हम अंडर रूट के ओवर एम पुट करते हैं तो ये अंडर रूट के अंदर के ओवर एम जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप इसका एक्सप्रेशन जो है इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए प्रॉब्लम्स या जो कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके आप वी की जो वैल्यू है वो डिफरेंट फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर आप पुट करते हैं एक्स की वैल्यू 0 तो हमारे पास वी की जो वैल्यू आ रही है वो एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम आ रही है। और अगर आप एक्स की वैल्यू को एक्स नॉट पुट करते हैं तो फिर हम जो है इसमें एक्स नॉट माइनस स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर वो जो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 0 आएगी हमारे पास। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे आपने इसको याद करना है। उसके बाद सिंपल पेंडुलम जो है वो केस, इसमें आप पेंडुलम की डेफिनेशन आप याद करेंगे। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी मास एम सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग। ये हैवी मास है, बॉब जो है इसकी वो हैवी है, उसकी मास एम है, और जो स्ट्रिंग है वो लाइट है, उसकी लेंथ एल है, और ये एक एंड से फिक्स्ड है, फिक्स्ड एट अपर एंड, और दूसरा एंड जो है इसका फ्री है। तो ये कुछ चीज़ें आपने इसमें याद करनी है। और इसको हम डिस्प्लेस करते हैं थ्रू अ स्मॉल एंगल, थ्रू द स्मॉल एंगल थीटा। इसमें आपने खास तौर पर ये मेंशन करना है कि इसको हम डिस्प्लेस करेंगे थ्रू स्मॉल एंगल। एंगल जो है उसमें स्मॉल है, तभी हमारा जो इसके डिफरेंट एक्सप्रेशन हम फाइंड करते हैं उनकी जो रिजल्ट है हमारा सही आता है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें इसका जो एक्सप्रेशन आ रहा है सिंपल पेंडुलम का ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल आ रहा है, जो इसका एक्सलेशन है। इसको आप कंपेयर करेंगे जब सर्कुलर मोशन वाले एक्सप्रेशन के साथ ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो माइनस जी ओवर एल आ रही है। तो माइनस जी ओवर एल जो है एक्चुअली ये कांस्टेंट है, तो ये ओमेगा के इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी आप जो एक्सप्रेशन है हमारे पास टाइम पीरियड वाले टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, इसमें हम इसका एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो ये 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी आएगा। तो इस तरीके से हम इसका जो टाइम पीरियड है वो फाइंड कर सकते हैं। इससे ये शो हो रहा है कि टाइम पीरियड जो है एक्चुअली वो डिपेंड कर रहा है उस स्ट्रिंग की लेंथ एल के ऊपर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर हम डिफरेंट अर्थ के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स पे जाएँ तो जी की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो फिर तो टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू चेंज ना हो रही है तो फिर हम इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आएगी। इसलिए हम जो है सिंपल पेंडुलम के जो टाइम पीरियड है इसको हम एज ए स्टैंडर्ड जो है हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपके चैप्टर नंबर 1 जो है फर्स्ट ईयर का, उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड को हम एज ए स्टैंडर्ड हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते डिफरेंट टाइम्स को मेजर करने के लिए, इसको एज ए स्टैंडर्ड हम क्यों नहीं ले सकते। तो आपने इसमें ये बताना कि क्योंकि ये जी पे डिपेंड कर रहा है और माउंटेन्स पे जी की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है और सी लेवल पे जी की वैल्यू और होती है। इसलिए जो है जी की वैल्यू चूँकि वैसे तो कांस्टेंट है अगर सरफेस यूनिफॉर्म हो, लेकिन अगर सरफेस अर्थ की यूनिफॉर्म ना हो तो फिर जी की वैल्यू थोड़ी सी वेरी होती है, चेंज होती है, जिसकी वजह से टाइम पीरियड जो है इसका जो एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। इसलिए हम इसको एज ए स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर सकते। और ये लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि लेंथ अगर चेंज हुई है तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। ये फार्मूला आपने याद करना है आपने। उसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो इसमें भी आपने जो है इसमें बताना है कि एवरेज जो फोर्स है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो 0 प्लस के एक्स नॉट जो है एक्चुअली क्या है इसका हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो फिजिकल टू के एक्स नॉट है। तो एवरेज फोर्स क्या होगी, स्टार्ट में 0 फोर्स थी मीन पोजीशन पर, बाद में हमने अप्लाई की तो वो फोर्स जो है वो के एक्स नॉट है। इन दोनों का जो एवरेज होगा इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 1/2 के एक्स नॉट आएगा। और फिर वर्क फाइंड करने के लिए हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर आ रहा है। तो ये वर्क जो है स्प्रिंग के अंदर स्टोर होगा एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो ये 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर आ रही है। सिमिलरली जो इसका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको याद होगा, तो आपने हाफ एम वी स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन में पुट करके आपने जो इसकी काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सप्रेशन है फाइनल वो याद रखना है आपने 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू है। और सिंपल जो है जनरल इसकी जो वैल्यू है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, फार्मूलेस फिंगर टिप से आपको याद होना चाहिए। तो जब आप दोनों एनर्जीज को ऐड करते हैं तो जो आपका टोटल आंसर है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है चाहे पोटेंशियल की हो चाहे वो काइनेटिक की हो, मैक्सिमम वैल्यू वाला आंसर जो है हमारा आ रहा है। यानी कि हमारा आंसर जो है वो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर आ रहा है हर केस में।
चाहे काइनेटिक मैक्सिमम हो तब भी यही आंसर आ रहा है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो तब भी यही आंसर आ रहा है, चाहे दोनों की दरमियानी वैल्यू हो और हम उन दोनों को ऐड करेंगे तब भी जो हमारा आंसर है वो यही आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है इसमें होल्ड करता है। और जो ये डायग्राम, इसके मुतालिक भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि डायग्राम जो है इसको आपने एक्सप्लेन करना है। इसमें जो आपको रेड लाइन शो हो रही है एक्चुअली वो काइनेटिक एनर्जी की को शो कर रही है। आप देख सकते हैं कि जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है -x0 और x0, इन पे आके काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो जाती है और दरमियान में यानी मीन पोजीशन पर ओ पर जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। जो इसमें डॉटेड लाइन है वो पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रही है। इसकी भी आप देख सकते हैं कि जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है और जो सेंट्रल पॉइंट है जो मीन पोजीशन है इसकी वो वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है। इसके बारे में मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन अगर ये ग्राफ आता है आपको तो आपने इसको भी जो है समझना है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये आपने करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है इसमें आपने करना है फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशंस के बारे में, कि फोर्स ऑसिलेशन जो है वो क्या होती हैं और फ्री क्या होती हैं। अगर कोई बॉडी जो है वो उस ऑसिलेशंस एग्जीक्यूट कर रही हो तो उसके ऊपर एक फ़ोर्स जो है वो मुसलसल पीरियडिक फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट कर रही है, जो कि जो उसकी एनर्जी जो वेस्ट हो रही थी उसको वो फोर्स जो है कवर कर रही हो, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, मेंटेन रहेगा या ज़्यादा हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो इस टाइप की जो ऑसिलेशंस होती हैं वो फोर्स ऑसिलेशंस होती हैं। और अगर कोई पीरियडिक फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट ना कर रही हो, उसको हम एक दफ़ा स्टार्ट में उसको एनर्जी दे के उसको छोड़ दें तो उसकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट होगी और कुछ देर के बाद जो उसकी मोशन है वो कम होना शुरू हो जाएगी, उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम होना शुरू हो जाएगा और कम होते होते कुछ देर के बाद बॉडी रुक जाएगी, एम्पलीट्यूड जो है इसका वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस टाइप की जो ऑसिलेशंस है वो फ्री ऑसिलेशंस हैं। ठीक है, अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स या एयर की फ्रिक्शन फोर्स या कोई रेजिस्टिव फोर्स उस पर एक्ट कर रही है तो कुछ देर के बाद जो है बॉडी रुक जाएगी। तो कोई पीरियडिक फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो उसकी ऑसिलेशंस फ्री होती हैं, और अगर कोई पीरियडिक फोर्स एक्ट कर रही हो तो वो फोर्स ऑसिलेशंस होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इस टाइप का सिस्टम जिस पे फोर्स्ड वाइब्रेशंस इसके अंदर पैदा हो रही हों तो सिस्टम को हम कहते हैं ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर तो वो है लेकिन उसको एक फोर्स जो है वो ड्राइव कर रही है, तो फिर वो ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशंस होंगी उसकी। ठीक है, तो ये आपने इसकी जो है कुछ जो है डेफिनेशन वगैरह इसकी याद करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये रेजोनेंस है फार्मूला, ये क्या होता है कि अगर दो बॉडीज़ हों और उनकी फ्रिक्वेंसीज आपस में मैच कर रही हों तो वो हम कहते हैं कि इनका रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस जो है इसमें जैसे अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताई है आपको कि रेजोनेंस अकर्स व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड पीरियडिक फोर्स, जो भी फोर्स अप्लाई कर रही है उसकी फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू द वन ऑफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसीज ऑफ द वाइब्रेशन, की जो बॉडी वाइब्रेट कर रही हैं उसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है उसके साथ अप्लाइड फोर्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो दोनों इक्वल हो जाएं, मैच कर जाएं, तो हम कह सकते हैं कि वो रेजोनेंस जो है हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है फ्रिक्वेंसी चूँकि लेंथ पे डिपेंड करती है। आप देख रहे हैं कि लेंथ जो है ये पेंडुलम जो है अंकियों में, इनमें जिन पेंडुलम्स की लेंथ सेम है तो इनका रेजोनेंस जो है वो जल्दी हो जाएगा। ए सी और सी प्राइम का जो जल्दी जो फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी बनस्पत बी और बी प्राइम के। सिमिलरली बी और बी प्राइम का आपस में जो फ्रिक्वेंसी है वो जल्दी मैच कर जाएगी बनस्पत सी के या ए के। तो जिनकी लेंथ सेम होती है उनकी फ्रिक्वेंसीज भी सेम होती हैं, उनके दरमियान जो रेजोनेंस है वो जल्दी डेवलप हो जाती है। ये थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट करना था। उसके बाद ये आप बता सकते हैं कि डिफरेंट जो हमारे अर्थ कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर डिफरेंट जो गाड़ियाँ हैं, डिफरेंट जो व्हीकल्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं विद वन और मोर फ्रिक्वेंसीज, एक से ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज होती हैं। तो इसमें जैसे अब ये एक हेलीकॉप्टर्स हैं उनके अंदर ऑसिलेशंस होती हैं, एरोप्लेन्स हैं इनके अंदर ऑसिलेशंस होती हैं। तो ये जो है इनकी जो इनके अंदर रेजोनेंस जो है इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो अगर मैच कर जाए उनके ड्राइवन जो ऑसिलेटर है उनकी फ्रिक्वेंसी के साथ, या जो भी उन पर फोर्स एक्ट कर रही है उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, तो हेलीकॉप्टर्स के या एरोप्लेन्स के गिरने का जो है वो डर होता है। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ये आपने इसमें देखना है इसको आपने। उसके बाद जो रेजोनेंस है इसको कुछ एडवांटेज बताए हुए हैं कि ये कहाँ कहाँ पे, इसकी एग्जांपल आप लोगों ने याद करनी है कहाँ कहाँ पे मतलब यूज़ हो रहा है रेजोनेंस का फिनोमेना, हम अपने इर्द गिर्द कहाँ कहाँ पे देखते हैं। ये आपने मैंने इसमें ट्यूनिंग रेडियो है, रेडियो की ट्यूनिंग जो हो है वो अपनी एग्जांपल इसकी याद करनी है कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस सर्किट लगा हुआ होता है। जब भी हम रेडियो की ट्यूनिंग कर रहे होते हैं तो हम उसके नॉब को टर्न करते हैं एक स्टेशन को सिलेक्ट करने के लिए, तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट लगा हुआ है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी वो चेंज होती है और वो जो वेव्स आ रही होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी के वो इक्वल हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो स्टेशन जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। जिस स्टेशन की वेव्स की फ्रिक्वेंसी जो है वो रेडियो की अपनी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो वो स्टेशन जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, उसकी आवाज़ जो है वो हमें क्लियर सुनाई देना लगती है। सिमिलरली यहाँ पे एक और एग्जांपल जो है उसमें उन्होंने बताई हुई है पेंडुलम की भी।
और इसके अलावा एक सोल्जर जो ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो जब वो मार्च कर रहे होते हैं तो पाँव ज़ोर से मारते हैं, तो उनकी फ्रिक्वेंसी जो है ब्रिज की अपनी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है उसके साथ अगर मैच कर जाए तो ब्रिज के जो एम्पलीट्यूड है उसका बढ़ जाता है, तो उसके टूटने का डर होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप दिखाया हुआ एग्जाम्पल कि एक टेकोमा नैरो ब्रिज है यूएसए के अंदर, तो ये वायलेंट इसकी बहुत शदीद रेजोनेंस हुई थी इसकी, तो इसके ऊपर ये कोलैप्स हो गया, टूट गया। तो ये जो है कुछ इसमें अपने डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। इसलिए जब वो सोल्जर्स ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप अपने स्टेप्स को जो है ना मार्च बाकायदा ना करके चलें, बल्कि स्टेप्स को आगे पीछे करके जो है उनकी तरतीब को, उनके रिदम को तोड़ के फिर आगे चलें आप, ताकि ब्रिज जो है टूटने का ख़तरा ना हो। इसके अलावा जो इसकी एग्जांपल है ओवन की, उसके अंदर भी ओवन में जब हम खाना पका रहे होते हैं उसमें भी माइक्रोवेव्स जो है ओवन वो वेव्स जो है वो यूज़ हो रही होती हैं। जो फ्रिक्वेंसी जो है 12 सेंटीमीटर तक फ्रिक्वेंसी जो है उनकी वेवलेंथ जो है 12 सेंटीमीटर तक, और जो फ्रिक्वेंसी है उनकी वो 2450 माइक्रोहर्ट्ज़ तक फ्रिक्वेंसी उनकी हो सकती है। तो ये जो है वेव्स उनके अंदर खाने के अंदर जो है उनको ये वाटर के मालिक्यूल्स के अंदर या फैट्स के मालिक्यूल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं और उनको भी अपने साथ वाइब्रेट करवाती हैं। जब वो पार्टिकल जल्दी जल्दी वाइब्रेट करते हैं तो फिर वो खाना जो है जल्दी तैयार हो जाता है। तो ये एग्जांपल भी आपसे पूछ सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप कोई सी 2 एग्जांपल दें या डिफरेंट एग्जांपल से आप क्लियर करें, तो आपको ये एग्जांपल जो है वो याद होने चाहिए। और डैम्प्ड ऑसिलेशंस में यही है कि अगर कोई हार्मोनिक ऑसिलेशंस अगर पैदा हो रही हो किसी बॉडी के अंदर और कोई पीरियोडिक फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट ना कर रहा हो, जो कि उसकी अगर पीरियोडिक फोर्स एक्ट करेगी तो फिर तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं ये, ठीक है। डैम्पिंग इसके अंदर नहीं हो रही। डैम्पिंग का मतलब ये है कि उनकी एनर्जी वेस्ट हो और एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा हो और जो मोशन है वो आहिस्ता होते जा रही हो और बॉडी कुछ देर के बाद रुक जाए, वो डैम्पिंग होती है। तो यहाँ भी इसमें जितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है या तो वो कवर हो रही है या एनर्जी वेस्ट ही नहीं हो रही। तो ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। तो इस टाइप की जो ऑसिलेशंस होती हैं वो तो अनडैम्प्ड होती हैं, लेकिन जो डैम्पिंग होती है उसमें आप इस टाइप का ग्राफ जो है वो शो करेंगे। स्टार्ट में एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, बाद में जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ साथ कम हो रहा है और कम होते होते जीरो हो गया है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस की ये ग्राफ है। यानी डैम्पिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय एनर्जी इज डिसिपेटेड फ्रॉम द ऑसिलेटरी सिस्टम, कि एनर्जी मुसलसल डिसिपेट हो रही हो, एनर्जी ज़ाया हो रही हो, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है और कुछ देर के बाद बॉडी की जो मोशन है वो रुक जाती है। जैसे कार के अंदर आप देखते हैं कि एक शॉक एब्जॉर्बर होता है, तो वो एक डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है कि जिससे ये होता है कि कम से कम जो है वो धक्के झटके लगें जो भी पैसेंजर्स कार के अंदर बैठे हुए होते हैं। तो अगर शॉक अब्जॉर्बर सही है, काम कर रहा है, तो वो हमें डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। गाड़ी जो उछल रही है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, तो उसकी मोशन को, उसके एम्पलीट्यूड को कम करने के लिए जो शॉक अब्जॉर्बर है वो डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिससे कम से कम जो है ऑसिलेशंस पैदा होंगी और पैसेंजर जो है जो मुसाफिर बैठे होते हैं इसके अंदर वो सुकून से बैठेंगे। तो ये इसकी एक एग्जांपल है डैम्पिंग ऑसिलेशंस की। तो इसको भी आपने करना है। उसके बाद जिसमें शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है, इसमें भी आप जस्ट आपने इसके ग्राफ को देखना है कि एक हैवी डैम्पिंग सिस्टम जो है, एक बहुत ज़्यादा सिस्टम ऐसा जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डैम्पिंग पैदा हो रही हो, मतलब उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा हो, उसकी फ्लैट कर्व होती है, ठीक है। जैसे कि आपको ग्राफ में शो हो रहा है कि जो नीचे वाला कर्व है वो लार्ज डैम्पिंग की वजह से उसकी जो कर्व है वो फ्लैट है तकरीबन, और जो सबसे ऊपर वाला है उसकी डैम्पिंग बहुत स्मॉल है, तो इसकी जो है वो कर्व उसके अंदर जो रेजोनेंस है वो शार्प है। इस टाइप की जो कर्व है वो बन रही है। और जिसमें जो सेंटर वाली कर्व है मॉडरेट डैम्पिंग हो रही है, दरमियानी डैम्पिंग हो रही है। तो इसकी जो कुछ कर्व जो है कुछ फ्लैट है और कुछ जो है वो शार्प है। जितनी ज़्यादा कम डैम्पिंग होगी उतनी ज़्यादा कर्व जो है उसकी वो शार्पनेस जो है बढ़ेगी। तो आई थिंक ये आपको चैप्टर जो है इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको रिव्यू उनका दे दिया है। तो आप इनकी डेफिनेशन वगैरह जो इनके वेलोसिटीज़ के एक्सेलरेशंस के फार्मूले हैं वो आपने अच्छी तरह करने हैं, और ताकि अंदर से कोई क्वेश्चन हो कॉन्सेप्शनल या कोई फार्मूले से मुतालिक कोई क्वेश्चन या कोई डेफिनेशन आपको आए, तो आप या एमसीक्यूज़ आए तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकें। तो आप इसके लिए ज़रूरी है कि इस चैप्टर को अच्छी तरह तैयार करने के लिए एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इस चैप्टर को आप, इसकी जो लेक्चर है मैंने आपको दिया है इसको आप वापस सुने ताकि आपका ये चैप्टर जो है क्लियर हो जाए अच्छी तरह, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।